बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी होस्ट सैयदा नजम ज़हरा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज। उम्मीद करती हूं कि परवरदिगार आलम के फजलो करम से अपनी फ़ैमिली के साथ खैर आफियत से होंगे। तमाम हम्दो सना है उस खालिक के कायनात के लिए जिसने दुनिया को खल्क़ किया और तमाम दुरूद व सलाम है मोहम्मद व आले मोहम्मद पर जिनकी मोहब्बत में परवरदिगार ने इस कायनात को तख्लीक़ किया। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आले मोहम्मद व अज्जिल फ़रजहुम अजमईन। ऐ रब, मेरे सीने को खोल दे ताकि मेरे काम आसान हो जाएं और मेरी ज़बान की गिरह को खोल दे ताकि लोग मेरी बात को समझ सकें। अपने व्लॉग का बाकायदा आगाज़ करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अब बात करूंगी नाज़रीन इस हवाले से कि जब भी हुकूमतें जाती हैं, जब भी हुकूमतें ख़त्म होती हैं तो जो भी सियासी रहनुमा होते हैं वो कहते हैं कि हम तो बहुत कुछ करना चाह रहे थे अपने आवाम के लिए लेकिन हमें काम करने नहीं दिया गया। अक्सरियत पाकिस्तान के जो सियासी रहनुमा हैं वो कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो हमें काम करने नहीं दे रही। तो मुझे बड़ी हैरत होती है कि इस्टेब्लिशमेंट आपको आवाम के लिए तो काम करने नहीं दे रही, लेकिन आप जो दुनिया भर की करप्शन करते हैं, दुनिया भर की लूट मार करते हैं, अपने मुंह काले करते हैं गंदी औरतों में जाके और नशावर अद्वियात इस्तेमाल करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट आपको उससे नहीं रोकती, आपको सिर्फ आवाम के अच्छे काम करने के लिए रोकती है। यानी इस्टेब्लिशमेंट हो या वो कुव्वतें जो आपको काम करने नहीं दे रही वो आपको ये कहती हैं जितना करप्शन करना है करो। तो नाज़रीन इस हवाले से एक काफिर मुल्क के एक काफिर के बारे में एक तहरीर मैं आपको सुनाऊंगी और मुख्तसरन कोशिश करूंगी उस पर थोड़ा सा तबसरा करूं और फिर मैं आपसे इजाज़त लूँगी। नाज़रीन इस तहरीर में जो बातें हैं वो हैं सन 2022 के हवाले से, लेकिन क्योंकि हमारे मुल्क में भी अब तकरीबन 2-2.5 माह बाद जो है इलेक्शन की डेट अनाउंस हो चुकी है, इलेक्शन का समा है, इलेक्शन होने वाले। इस हवाले से मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपके साथ ये तहरीर शेयर करूं और इस तहरीर में जो हक़ाइक़ हैं वो आपके सामने बयान करूं हर चंद के ये 2022 के हवाले से। तो आगाज़ करूंगी इस तहरीर जो किसी ने मुझे भेजी थी। पाकिस्तान में जिस सियासतदान की हुकूमत गई वो आवाम को यही बताता है कि मैं तो कुछ करना चाहता था लेकिन मुझे कुछ करने नहीं दिया गया। अलबत्ता उनको करप्शन से किसी ने नहीं रोका। काम करने वाले कैसे होते हैं मुलाहिज़ा कीजिए। काफिर मुल्क का काफिर एक रहनुमा है, उसके बारे में मैं आपको डिटेल बता रही हूँ और तस्वीर भी आपके सामने शेयर कर रही हूँ। भारतीय सूबा हरियाणा में 16 अगस्त 1968 को पैदा होने वाले 54 ईयर्स ओल्ड अरुण केजरीवाल पहले ब्यूरोक्रेट्स बने, फिर निज़ाम बदलने की ख्वाहिश में सियासत में आ गए। उन्होंने आम आदमी पार्टी बनाई, दिल्ली से सियासत का आगाज़ किया। वो बहुत तेज़ी से आगे बढ़े, दिसंबर 2013 में वज़ीर आला बन गए मगर फिर 49 दिनों के बाद इस्तीफ़ा दे दिया क्योंकि वो असम्बली से करप्शन के ख़िलाफ़ बिल मंजूर नहीं करवा सके थे। उन्होंने अगला इलेक्शन लड़ा तो दिल्ली के लोगों ने अक्सरियत दी और वो वज़ीर आला मुंतखब हुए। फिर उन्होंने वादों पर अमल दरामद शुरू कर दिया। दिल्ली में लोड शेडिंग थी, बिजली महंगी थी, सरकारी स्कूलों और अस्पतालों की हालत बुरी थी, सड़कों की हालत भी बहुत ख़राब थी। दिल्ली में सिर्फ 50% पानी की सप्लाई के लिए पाइपलाइन थी। केजरीवाल ने मेहनत की और अब दिल्ली में लोड शेडिंग नहीं है, फ्री बिजली है, सरकारी स्कूलों में तालीम फ्री है, दिल्ली के अस्पतालों में इलाज मुफ्त होता है। केजरीवाल ने दिल्ली में महल्ला क्लिनिक मुतारिफ कराया। पूरे भारत में दिल्ली वाहिद रियासत है जहां मालियाती खसारा नहीं। 7 साल में दिल्ली हुकूमत का बजट 30,000 करोड़ से बढ़कर 75,000 करोड़ हो गया। इस दौरान दिल्ली के जीडीपी में 150% इजाफा हुआ। अरुण केजरीवाल अब तीसरी मर्तबा दिल्ली के वज़ीर आला बन चुके हैं। आज दिल्ली के 2 करोड़ शहरियों को बुनियादी सहूलियात मुफ्त हासिल है। दिल्ली की शानदार सड़कें हैं। उन्होंने दिल्ली की औरतों के लिए मुफ्त ट्रांसपोर्ट मुहैया कर रखा है। केजरीवाल जदीद टेक्नोलॉजी के कायल हैं। उन्होंने मुख्तलिफ ऐप्स बना रखी हैं। आप हर वक्त ऐप के ज़रिए स्कूलों में गए बच्चों को घर से चेक कर सकते हैं। दिल्ली में लोगों की हिफाजत के लिए इतने सीसीटीवी कैमरे नस्ब कर दिए गए हैं कि दिल्ली न्यूयॉर्क, लंदन और शंघाई से इस मामले में आगे निकल चुका है। अरुण केजरीवाल दिल्ली के शहरियों को करप्शन से भी बचा रहे हैं। उन्होंने दिल्ली में ये तरीक़ा शुरू कर रखा है कि दिल्ली का कोई भी शहरी जिसने पासपोर्ट, शनाख्ती कार्ड, डोमिसाइल या फिर कोई लाइसेंस बनवाना हो वो
ऐप या बजरिए फ़ोन बताएगा कि मैं फ़लाँ वक्त घर पर हूँ और मुझे डोमिसाइल या लाइसेंस बनवाना है। अब शहरी का काम ख़त्म, अब केजरीवाल सरकार का काम शुरू। दिल्ली के शहरी के बताए गए मुकाम पर एक टीम आएगी, उनके पास फोटोकॉपी मशीन भी होगी। ये टीम अपनी कार्रवाई करके चली जाएगी। इस कार्रवाई के 7 दिन के अंदर अंदर हुकूमत पाबंद होगी कि वो शहरियों का डोमिसाइल या लाइसेंस इसके घर पर मुहैया करे। इस तरह शहरी को ना कहीं जाना पड़ा, ना दफ्तरों के धक्के खाने पड़े और ना ही किसी को रिश्वत देनी पड़ी। इसे जिस चीज़ की ज़रूरत थी वो इसे घर पर मुहैया हो गई। इस वक्त दिल्ली की इस वक्त इस तहरीर में लिखा हुआ है और ये बात जो मैं आपको बता रही हूँ 2022 की ये तहरीर है। इस वक्त दिल्ली की असेंबली में 62 नशिस्तें अरुण केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की हैं, जबकि मोदी की बीजेपी के पास सिर्फ 8 नशिस्तें हैं। दिल्ली मॉडल देखकर भारत की दूसरी रियासतों के लोग अपनी अपनी हुकूमत से सवाल करते हैं कि बिजली, स्कूल, सेहत, ट्रांसपोर्ट जवाब आता है कैसे करें। लोग जवाबन कहते हैं कि जैसे केजरीवाल ने दिल्ली के लोगों को सब मुहैया किया। केजरीवाल पर बहुत दबाव था कि वो अपनी पार्टी को दिल्ली से बाहर निकालकर दूसरी रियासतों में भी लाएं, क्योंकि केजरीवाल कहता है कि मैं हर शहरी का वज़ीर आज़म हूँ, ख्वाह इसका ताल्लुक़ किसी भी सियासी जमात से हो, ख्वाह वो किसी भी मज़हब का हो, ख्वाह वो किसी भी ज़ात का हो। सियासी दबाव पर केजरीवाल ने पंजाब में रेस लिया। पहले आपको बता दूं कि पंजाब है क्या। 1947 में तकसीम से पहले 5 दरियाओं की धरती पंजाब के 5 डिवीज़न थे, लाहौर, पिंडी और मुल्तान हमारे हिस्से में आ गए, जबकि दिल्ली और जालंधर भारत के हिस्से में। उन्होंने दिल्ली को अलग रियासत बनाया, पंजाब ही से निकालकर हरियाणा को अलग सूबा बनाया, हिमाचल प्रदेश को भी सूबा बना दिया, पंजाब का बहुत सा हिस्सा राजस्थान को दे दिया और अब जो बाकी बचा वही हिंदुस्तान में बचा कुचा पंजाब है। साल 2022 में अरुण केजरीवाल ने अपनी पार्टी को पंजाब में इलेक्शन में उतारा तो इसकी पार्टी ने बड़े बड़े लीडरों को हराकर 117 में से 92 सीटें जीती। पंजाब के लोगों ने भी दिल्ली मॉडल को पसंद किया। कांग्रेस फिर भी 18 सीटें ले गई, बीजेपी तो सिर्फ 1 या 2 सीटें तक ही महदूद रही। अब जब हलफ की बारी आई तो पंजाब के नए वजीर आला भगवंत मान ने शहीद भगत सिंह के गांव में हलफ लिया। वैसे भगत सिंह शहीद ने कहा था कि अगर हम आज़ादी के बाद निज़ाम नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं होगा। गौर कीजिएगा इन जुमलों पे जो भगत सिंह शहीद ने कहा था, अगर हम आज़ादी के बाद निज़ाम नहीं बदलेंगे तो कुछ नहीं बदलेगा। केजरीवाल कहता है कि हमारे देश में सियासी जमातों और सियासतदानों ने अंग्रेज़ का दिया हुआ निज़ाम अपना रखा था, मैंने इसे बदल दिया। याद रहे अरुण केजरीवाल ने पंजाब के हर घर के लिए 300 यूनिट बिजली फ्री यानी बिला मुआवजा कर दी है। मुझे पाकिस्तान की तनज़्ज़ुली का दुख है कि 60 की दहाई में ये मुल्क सबसे आगे था। 90 तक भी हमारा 1 रुपया भारत के 2 रुपयों के बराबर था। बांग्लादेश का टेका हमसे पीछे था। हमारी हुकूमतों और हमारे रहनुमाओं ने कैसा खिलवाड़ किया कि ये लोग ज़ाती मफादात का सोचते हैं। काश ये पाकिस्तान का सोचते। मैं भी अंग्रेज़ के दिए हुए निज़ाम के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि ये निज़ाम अंग्रेज़ों ने ग़ुलामों के लिए बनाया था। काश हमारे सियासतदान केजरीवाल से ही कुछ सीख ले, अगर वो आवाम को बहुत सी सहूलतें देने में मुखलिस हो तो। नाज़रीन, आपने हिंदुस्तान के आम आदमी पार्टी के जो रहनुमा हैं अरुण केजरीवाल के हवाले से ये मैंने आपको तहरीर सुनी और यकीनन आप मेरे साथ मुत्तफ़िक होंगे इस बात पे कि हमारे सियासतदान जो हैं वो दुनिया भर की तो करप्शन करते हैं, सारे बुरे काम करते हैं, लेकिन उनको जब कहा जाए इलेक्शन के बाद या उनसे किसी महफिल में सवाल किया जाए तो वो यही कह के अपना दामन बचा के निकल लेते हैं कि हमें काम करने नहीं दिया। काम करने वाला होता है बंदा तो वो करके दिखाता है। हमने जितने भी अवामी हम सर्वे पे जाते हैं तो लोग कहते हैं कि अल्ताफ़ हुसैन साहब का जो दौर था उस दौर में कराची में काम हुआ, सिंध में काम हुआ, एक वो हमारे सामने दौर था। दूसरा जो रिसेंटली मैं अभी आपको बताऊंगी कि किसी से इख्तिलाफ हो लेकिन किसी की अच्छी बात है उसको हमें फरामोश नहीं करना चाहिए। 14 से 15 माह हुए गवर्नर सिंध कामरान टासोरी को, हम उनको सलाम पेश करते हैं कि उन्होंने इन 14 माह में
अपने ज़ाती असर व रसूख से, हुकूमत की तरफ से नहीं, अपने ज़ाती एफर्ट इस्तेमाल करके उन्होंने लाखों लोगों को राशन प्रोवाइड कर रहे हैं। और उनका जो सबसे बड़ा काम है, तारीख़ में सुनहरे हरूफ से लिखा जाएगा, वो उनका काम है कि उन्होंने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के जो कोर्स होते हैं वो लाखों रुपए के होते हैं, वो फ्री में तकरीबन 50,000 तलबा को दे रहे हैं। इस पे वाकई उनको सल्यूट बनता है कि इल्म दे रहे हैं वो। और हमें जो सबसे ज़्यादा दुख है, जो हमारी कौम की बर्बादी और तबाही है, वो यही है कि हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को तालीम से दूर रखा जा रहा है। तो गवर्नर कामरान टसूरी का ये काम है, इसकी जितनी भी तारीफ़ की जाए कम है। उसके बाद में एक आम से बंदे की आपको मिसाल दूंगी, सैयद ज़फ़र अब्बास, कराची का वो होनहार बेटा कि जो निकला था चंद लोगों के साथ, और उसने जो इस कराची के अंदर काम करके दिखाए, बल्कि अब तो पूरे पाकिस्तान की सतह पे वो काम कर रहे हैं कि कोविड में जब लोग किसी के सामने जाते हुए डरते थे कि अगर हम किसी की मदद करने गए तो इसके जम्स हमें लगेंगे और हम मर जाएंगे, ज़फ़र अब्बास ने एक एक घरों में जाके अपनी टीम के साथ, और सलाम है उन बच्चों को जो यंगस्टर बच्चे थे, यूनिवर्सिटी और कहाँ के पढ़े लिखे लड़के, जो रातों को लोगों के घरों पे जाके जो है दरवाजे पे राशन पहुँचाते थे। और फिर उसके बाद उसकी इस नेकी को अल्लाह ताला ने इतना पसंद किया कि आज शहर में हर 2 कदम पे फ्री डायलिसिस सेंटर है, वरना सिर्फ एक SIUT था अदीब रिजवी साहब का। पानी, क्योंकि हमारे यहाँ पानी नहीं दिया जा रहा है मीठा, और ज़मीनी पानी बोर कर के पी रहे हैं, और उससे जो है बहुत ज़्यादा गुर्दे की बीमारी फैल रही है, जिसकी वजह से डायलिसिस पे समझे 75% लोग जो हैं वो इस पानी की वजह से, गंदे पानी को पीने की वजह से डायलिसिस पे जा रहे हैं। और लाखों रुपए के डायलिसिस होते हैं और इतने लोग परेशान थे, लेकिन अब डायलिसिस की परेशानी किसी हद तक ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि ज़फ़र अब्बास ने बेशुमार डायलिसिस सेंटर बना दिए। मुर्दा खाना ज़फ़र अब्बास ने बनाया, कब्रिस्तान की ज़मीन कम पड़ रही थी वो उन्होंने बनाई। कोविड के बाद उन्होंने लाखानी साहब जो एक बड़े ताजिर हैं और बिल्डर भी हैं, उनसे मिलके उन्होंने अस्पताल बनाया जहां जदीद सहूलियात जो है फराहम की जा रही हैं। तो मेरा कहने का मकसद ये है कि ज़फ़र अब्बास हो या कामरान टसूरी या हमारे मुल्क के या अल्ताफ़ हुसैन साहब, हमारे मुल्क के ये 3 नाम ऐसे हैं कि जिन्होंने अपने बलबूतों पे, अपने उस पे आवाम के लिए कुछ किया, और जो आज बातें बना रहे हैं, जो अपनी वफादारियाँ तब्दील कर करके सिर्फ मिनिस्ट्री के मज़े लूट रहे हैं, जो प्रोटोकॉल ले रहे हैं और अय्याशियाँ कर रहे हैं, KSC के अंदर उनके शेयर चल रहे हैं। MKM पाकिस्तान के बहुत सारे रहनुमाओं को मैं उनको जानती हूँ कि जो इस शहर के रहने वाले, यहाँ के पैदा हुए हुए, यहाँ पले हैं, बड़े हैं और यहीं से उनको इज़्ज़त मिली है, उनके KSC के अंदर बेशुमार शेयर्स हैं, बड़े बड़े ओहदों पे उनके लोग बैठे हुए हैं, और उन्हीं की सरपरस्ती में जो है ये शहर बिजली की सहूलियात से महरूम है। और वाटर बोर्ड हो, कहाँ हो, सब जगह उनका तसल्लुत है। उसके बावजूद वो इतने बेशरम ज़मीर फरोश हैं कि उन्होंने अपनी आवाम को कुछ नहीं दिया। तो अगर सीखना चाहें, अगर गैरत पकड़ना चाहें, तो अल्ताफ़ हुसैन के उस दौर को देख सकते हैं और ज़फ़र अब्बास और कामरान टसूरी से सीख सकते हैं। अरुण केजरीवाल तो चले एक काफिर मुल्क का काफिर रहनुमा है, आप उससे ना सीखें तो कम से कम अपने मुल्क के अंदर जो 2-3 नाम मैंने आपको गिनाए उनसे आप सीख सकते हैं। इजाज़त चाहूँगी आखिर में उसी रिक्वेस्ट के साथ कि अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। अपने इतराफ़ में बसने वालों को बहुत ख्याल रखें, खुशियाँ बांटें, खुशियाँ समेटें, जालिम से नफरत कीजिए, मजलूम का साथ दीजिए। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।